चारों तरफ कोहरा छटा हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर दो नौजवान हाथ में फावड़ा लिए दो कब्रों को खोद रहे थे। कुछ देर बाद कब्र से मुर्दों को बाहर निकालकर दोनों उनकी टांग पकड़कर उसको घसीटते हुए एक गुफा के अंदर ले गए। हाथ में चाकू लेकर दोनों उन मुर्दों के टुकड़े टुकड़े करने में लग गए। अब दोनों के हाथ में उन मुर्दों के सीने से निकले दिल थे। क्या हुआ विश्वनाथ, खाओ इसको। मैं ये नहीं खा सकता भैया, मुझसे ये नहीं होगा। बस अभी से हार मान गया। अभी तो इसको खाने के बाद अगली पूर्णमासी से पहले हमें एक इंसान की बलि भी देनी है। तुझसे एक दिल नहीं खाया जा रहा, बलि क्या देगा? मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसने दिल को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन उस दूसरे शख्स ने दिल को अपने मुंह की तरफ बढ़ाया और चबाक से उस पर दांत काट दिए। वह दिल को चबड़ चबड़ करके खाया जा रहा था और उसके भाई से ये देखा भी नहीं जा रहा था। उसको खाने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, अब बस एक इंसान की बलि देनी है। भैया ये गलत है, हमें ये विद्या नहीं करनी चाहिए। बहुत मेहनत की है, अब पीछे नहीं हटना, कहकर उसने अपने भाई के बाल पकड़े और उसकी गर्दन पर चाकू फेंककर धड़ से अलग कर दी। एक दिन तांत्रिक तारानाथ से ज्यादा काला इल्म किसी के पास नहीं होगा। विवेक और निशा सैटरडे नाइट डिनर करने के बाद घर को लौट रहे थे। मौसम खराब था और बिजली कड़क रही थी। विवेक थोड़ा तेज चलाना, बारिश आने को हो रही है। अरे फिक्र मत करो, हम बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाएंगे। तभी बारिश शुरू हो गई। विवेक ने बाइक रोकी और दोनों को एक बड़ा पीपल का पेड़ नजर आया। दोनों भागकर उसके नीचे खड़े हो गए। अरे यार, मेरा हैंडबैग तो साइड बैग में ही रह गया। मैं लेकर आता हूँ। विवेक बाइक के पास चला गया। उसी पेड़ के ऊपर से पत्तों के सरकने की तेज आवाज आई। निशा ने ऊपर देखा तो ऐसा लगा कि डाल पर कोई चढ़ा हुआ है। उसकी अंधेरे में चमकती हुई लाल लाल आंखें नजर आई। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा कहकर वो निशा पर झपट पड़ा। विवेक ने देखा कि निशा बेहोश हो चुकी है तो वो डर गया। और बड़ी मुश्किल से उसको बाइक पर डालकर घर लेकर पहुंचा। वो डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि निशा उठ खड़ी हुई। अरे निशा, आर यू ओके बेबी? क्या हो गया था तुमको? मुझे सोना है, प्लीज मुझे आराम करने दो। ये सुनकर विवेक को बहुत ही अजीब लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि निशा ने उससे इस तरह की बातें की थी। उस दिन के बाद से निशा का बिहेवियर काफी अजीब हो चुका था। उसका मूड एकदम से खराब हो जाता था और कई कई घंटों वो विवेक से बात नहीं किया करती थी, फिर अपने आप ठीक भी हो जाया करती थी। विवेक, आज मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, आते टाइम लेकर आ सकते हो प्लीज? यार तुमको तो पता है ना, हमारे एरिया में दूर दूर तक कोई हलवाई नहीं है। अब ये गुलाब जामुन ही क्यों? नहीं है तो किसी होटल से लेकर आ सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए। निशा को पता भी नहीं था कि उसके ठीक पीछे खड़ा प्रेत अपनी लाल लाल आंखों से उसको घूर रहा है। तुमको जो चाहिए मिलेगा। निशा ने डर कर अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
शायद मेरा वहम था ये। कहकर वो बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। जब वो नहाकर टॉवेल लपेटकर बाहर निकली तो डाइनिंग टेबल पर गुलाब जामुन से भरी एक प्लेट रखी हुई थी। अरे वाह डार्लिंग, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। वह टेबल के पास गई और एक चम्मच में गुलाब जामुन लेकर खाने लगी। टेस्टी। अरे अब तो सामने आ जाओ यार, क्या अब भी छिपे रहोगे? दीवार से वही प्रेत खड़ा उसको ललचाई नजरों से घूर रहा था। निशा ने देखा कि उसका मोबाइल बज रहा है और ये कॉल विवेक की थी। उसने रिसीव करके मोबाइल कान पर लगाया। जानू आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन नहीं ला पाऊंगा, होटल बंद है। तभी निशा ने महसूस किया कि उसके कान के ठीक पीछे कोई खड़ा हंस रहा है। और वो प्रेत हवा बनकर उसके जिस्म के अंदर समा गया। विवेक जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि निशा हॉल में जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए उसके चेहरे को ढके हुए थे और वो चबड़ चबड़ की आवाज करती हुई कुछ खा रही थी। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक झटके के साथ अपना चेहरा ऊपर किया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसके दांतों में बिल्ली की खाल फंसी हुई थी जिसको वो चबाने की कोशिश कर रही थी। ये तुमको क्या हो गया? विवेक, अब तू निशा को भूल जा। ये मेरी हो चुकी है, मैं इसको अब कभी नहीं छोड़ूंगा। निशा, क्या हो गया है तुमको? निशा ने विवेक के हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए। वो पागलों की तरह भागकर कमरे में गई और जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके कोई मंत्र उच्चारण करने लगी। विवेक ने दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे इसके लिए जरूर किसी तांत्रिक या ओझा की मदद लेनी ही पड़ेगी। वो कार लेकर मंदिर की तरफ निकला। सुनसान रास्ते से होते हुए वो जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। इसी हड़बड़ी में उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने एक बड़ा सा गड्ढा है। कार उस गड्ढे से तो गुजर गई, लेकिन लड़खड़ाकर अगले ही मिनट एक तरफ घूम गई। विवेक के सर में चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक काले रंग के कपड़े पहने तांत्रिक तारानाथ खड़ा हुआ था। आप कौन हैं? और मैं यहाँ जिस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए तुम मंदिर जा रहे थे, वहाँ तुमको वो नहीं मिलेगा। आपको कैसे पता? तारानाथ ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा, वक्त ज्यादा नहीं है। अगर रात 1 बजे से पहले उसको मुक्त नहीं किया तो निशा के ऊपर से उसका साया कभी भी नहीं हट पाएगा। ऐसा कहकर तारानाथ ने अपने पास जमीन पर पड़ी लाश की तरफ इशारा करके कहा, ये लाश अपनी गाड़ी में डालो, इसी के जरिए हम निशा को उस प्रेत से मुक्त कराएंगे। यह सुनकर विवेक ने देरी नहीं की। और लाश को कार में डालकर तारानाथ के साथ घर को रवाना हो गया। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो निशा सामने ही जमीन पर बैठी हुई थी। अपनी बीवी को बचाने के लिए इस बाबा को लाया है, अभी इसको खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो तारानाथ की तरफ झपटी, लेकिन तारानाथ ने कोई मंत्र पढ़कर उस पर फूंका और अपने हाथ में पकड़ा हुआ काला धागा उसके गले में बांध दिया। वो चिल्लाई, छटपटाई और बेहोश हो गई। क्या वो चला गया? ये केवल कुछ ही समय के लिए है। इसको उसी पेड़ के पास ले जाना पड़ेगा जहाँ से इस पर वो प्रेत हावी हुआ था। तारानाथ के कहने पर विवेक ने निशा को भी कार में डाला और उसी पेड़ के पास पहुंचे।
लाश को बाहर निकालो। विवेक ने लाश को कार से बाहर निकाला और फिर तांत्रिक तारानाथ उस लाश के पास बैठकर कोई मंत्र विधि करने लगा। तभी निशा की आंख खोली और वो कार से बाहर निकलकर बोली, तुझे लगता है कि तू निशा को मुझसे बचा लेगा? कहते हुए उसने गले में बंधा हुआ धागा तोड़ दिया और विवेक पर झपटी। उसने उसका मुंह नोच डाला, जिससे विवेक चिल्ला उठा। वो हवा में काफी ऊपर उठ गई और उसने विवेक के बाल पकड़कर उसको भी हवा में उठा लिया और अगले ही पल उसको सामने एक बड़े पत्थर पर पटक मारा। तो नहीं मानने वाला तांत्रिक, कहते हुए वो तांत्रिक तारानाथ की तरफ भागी, लेकिन तारानाथ ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी और वो दूर जा गिरी। अब 1 बजने में कुछ ही समय बाकी था। निशा ने अपने हाथ ऊपर उठाए, कुछ मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन तारानाथ ने उसके सामने खड़े होकर एक मंत्र पढ़ा और उसको अपनी शक्ति से बांध दिया। उसकी आत्मा अब तारानाथ से लड़ने के लिए निशा को शरीर से बाहर निकली और तारानाथ की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी तारानाथ ने जोर से एक मंत्र पढ़ा और उस पर फूंका। ऐसा करने से उसकी आत्मा ना चाहते हुए भी उस मुर्दे के अंदर समा गई। उस मुर्दे की आंखें खोली और वो उठकर तारानाथ की तरफ भागा। तारानाथ ने चाकू उठाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे ही तारानाथ के करीब पहुंचा, तारानाथ ने उसकी गर्दन पर चाकू फेर डाला और खच की आवाज के साथ उसकी गर्दन दूर जा गिरी। उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। देर मत करो, जल्दी से वो करो जो मैंने तुमको समझाया था। विवेक ने उस कटी हुई लाश को उठाया और उसको पेड़ के साथ बांध दिया। फिर तारानाथ ने उसके हाथ में जलती हुई मशाल दी और मंत्र पढ़ने लगा। विवेक ने उस मुर्दे में आग लगा दी और पूरा पेड़ जलकर राख होने लगा। अब निशा को भी होश आया और उसने सामने जलता हुआ पेड़ और तारानाथ को खड़े देखा तो भागकर वो विवेक के गले लग गई। बाबा, वो बहुत शक्तिशाली है ना, अब वो वापस तो नहीं आएगा? उसकी सारी शक्तियां अब मुझे मिल चुकी है। तारानाथ ने जैसे ही पलटकर उनकी तरफ देखा तो उसकी आंखें में लाल लाल चमकने लगी थी। अब तारानाथ से ज्यादा शक्तिशाली इस संसार में कोई तांत्रिक नहीं होगा।